हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मयूर सर। आज हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पार्ट 2 के अंदर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 15 जिसका नेम है पॉलीमर्स स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। तो फोकस करना एग्जैक्टली पार्ट 2 चैप्टर नंबर 15 जिसका नेम है पॉलीमर्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, जेडबल के रिगार्डिंग्स एंड बोर्ड के रिगार्डिंग्स। तो यहाँ पे फोकस करना। चैप्टर का जो नेम है वो चैप्टर का नेम है पॉलीमर्स। तो स्टूडेंट्स माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन होता है कि एग्जैक्टली पॉलीमर्स है तो क्या, ये वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। माइंड में स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन होता है, ऑब्वियसली होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है ये दोनों को कंबाइन किया हुआ है, पोली एंड मर्स। ओके, ये दोनों वर्ड्स पर्टिकुलर जो है ये ग्रीक वर्ड्स है। कौन सा वर्ड्स है? ग्रीक वर्ड। यही दोनों वर्ड्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं बच्चे लोग, तो उसका मतलब है ऐसे कुछ होगा पोली और इसका मतलब होगा मर्स। ऐसे ये पर्टिकुलर वर्ड डिवाइड होता है दो पोर्शंस के अंदर। फ्रेंड्स फोकस करना। फर्स्ट ऑफ ऑल है, फर्स्ट वर्ड है उसको बोलते हैं पोली, दूसरे को बोलते हैं मर्स। मतलब डिवाइड होता है पॉलीमर्स के अंदर। अब स्टूडेंट्स ये दो वर्ड्स है पोली एंड मर, इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है, पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। और मर्स का मतलब क्या होता है? यूनिट्स। मतलब पॉलीमर्स को अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोले या रूटीन लाइफ की जो लैंग्वेज में बोले तो उसका मतलब होता है पॉलीमर्स मतलब होता है मैनी यूनिट्स। स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर चैप्टर का जो नेम है उसका जस्ट फॉर मीनिंग। मीनिंग मतलब क्या है कि आपको पहले पता ही नहीं होता है कि पॉलीमर्स है तो क्या है, बट पॉलीमर्स मतलब होता है मैनी यूनिट्स। सिंपल एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं, सिंपल आप लोग अपने माइंड में जब भी आप लोग ये वीडियोस देख रहे हो तब अपने माइंड के अंदर एक चीज जरूर से सोचना कि क्या कि पॉलीमर्स अगर नहीं होते तो सोचो अपनी लाइफ क्या होती। पॉलीमर्स अगर नहीं होते स्टूडेंट्स तो अपनी लाइफ क्या होती। माइंड में सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन होता है। ओके, सिंपल चीज बता रहा हूं, पॉलीमर्स जो है ना ये वर्ड लाइफ के हर एक कंसेप्ट के अंदर जितने से जितनी जो चीज है, छोटी से छोटी चीज, हर एक चीज के अंदर, हर एक कंसेप्ट के अंदर, हर एक पर्टिकुलर हमारी जो एग्जैक्टली रिएक्टिविटी होती है अराउंड अस एटमॉस्फेयर के अंदर, हर एक के अंदर माइन्यूट से माइन्यूट चीज के साथ ये वर्ड कनेक्टेड है जिसका नेम है पॉलीमर्स। आप लोग एक सिंपल एग्जांपल्स बता रहा हूं, आप लोग पर्टिकुलर सर्किट यूज करते हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, स्विच बोर्ड है तो स्विच बोर्ड के अंदर भी पर्टिकुलर ये वर्ड यूज होता है। समझ में आ रहा है? आप लोगों ने पॉलीमर्स में बहुत सारे आप लोगों ने नाम सुने होंगे कि नाइलॉन है, नाइलॉन है, पैरेलिन है, ओके, उसके बाद डेक्ट्रॉन्स है, ओके, उसके बाद आप लोग क्या ले सकते हो कि रबर, रबर में भी दो टाइप्स के रबर्स आ सकते हैं, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर। उसके बाद आप लोग पर्टिकुलर किसका ले सकते हो? प्लास्टिक, प्लास्टिक, उसके अलावा फाइबर्स, उसके अलावा प्लास्टिक में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, ये ओके। तो ये सब जो वर्ड्स हैं वो सब आप लोग वर्ड के बारे में पता है, बट वो सारे जो प्रॉपर्टीज है, वो सारे वर्ड्स जो है वो पर्टिकुलर एक सिंपल वर्ड के साथ कनेक्टेड है जिसका नेम है पर्टिकुलर स्टूडेंट्स क्या? पॉलीमर्स। क्या है? पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स इज अ वर्ड टाइप ऑफ द ग्रीक वर्ड। ये जो पॉलीमर्स नेम है ना वो ग्रीक लैंग्वेज के ऊपर से बाहर
यहाँ पे चैप्टर में बताया हुआ है, बट जब हम लोग उसका एग्जैक्टली ट्रांसलेशन करते हैं तब पॉलीमर्स का मीनिंग होता है मैनी यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोगों को एग्जैक्टली मैनी यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आप लोग ये चैप्टर्स में कंसीडर करोगे और यही चैप्टर्स के अंदर आप लोग यही यूनिट को मैनी टाइम रिपीट करोगे। मतलब एक फंक्शनल ग्रुप होता है वो मोनो फॉर्म में होता है। एक मतलब मैंने बताया था, ओके, आप लोगों को आगे भी पता है मेरे 11th के कंसेप्ट्स के अंदर कि एग्जैक्टली मोनो मतलब होता है वन। यही मोनो यूनिट्स या यही मोनोपोलीमर्स अगर एन टाइम तक रिपीट्स होते रहेंगे बच्चे लोग, तो सिंपल है वो मोनो एक पर्टिकुलर वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वर्ड्स क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली पॉलीमर्स। बच्चे लोग समझ में आ रहा है? सिंपल चीज ये चैप्टर्स के अंदर आप लोग एक दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंस है वो बता रहा हूं कि पॉलीमर्स की अगर आप लोग बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स के जो एग्जैक्टली वेट होते हैं उसके हाई मोलेक्यूल्स वेट का जो एग्जैक्टली अमाउंट्स यानी वो वेट होता है, वो वेट 10⁻³ से 10⁻⁷ U मतलब यूनिफाइड मास जितना होता है। ये वाला भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो पॉलीमर्स के अंदर के जो पर्टिकुलर्स एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं या एग्जैक्टली इमूवेबल्स ओके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका जो वेट होता है वो होता है 10⁻³ से 10⁻⁷ के पर्टिकुलर बीच में। ध्यान से ये समझना स्टूडेंट्स। पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स जनरली जनरेट कैसे होता है, अगर मोनोमर्स को तुम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो एन मतलब एग्जैक्टली होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये एन का भी बहुत सारा वैल्यूज होता है। एन का मतलब होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये एन भी बहुत सारे डिफरेंस में हम लोग ले सकते हैं। सपोज एन का वैल्यू अगर हम लोग 1 2 3 अप टू सो एंड सो एन तक ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? एन मतलब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर आप लोग एक सिंपल फंक्शनल ग्रुप को मल्टीप्लाई कर रहे हो एन मोल के साथ, तो वो वाला फंक्शनल ग्रुप एन नंबर तक रिपीट होता रहेगा और वही वाला पॉलीमर्स एग्जैक्टली उसके अंदर एक रिपीटिंग यूनिट्स देखने को मिलेगा। वही रिपीटिंग यूनिट्स एन टाइम तक मल्टीप्लाई होता रहेगा, मतलब मोनोमर्स वो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीमर्स के अंदर। बच्चे लोग अगर पता नहीं चला है तो जब भी मैं यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो एग्जांपल एक बार देख लेना। आप लोगों को जो स्टेटमेंट मैंने बताया हुआ है उसके बारे में आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा, पर्टिकुलर पता चल जाएगा। ओके बच्चे लोग, तो सिंपल है कि पॉलीमर्स जो होता है पॉलीमर्स जो जनरेट होता है वो पर्टिकुलर एक फंक्शनल ग्रुप मतलब मोनोमर्स, वही मोनोमर्स को मैं एन टाइम तक कंटिन्यू रिपीट कर रहा हूं। एन मतलब होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से दिमाग में डाल देना, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब सिंपल चीज है कि वही जो एन होता है वो एन मतलब मोनोमर्स के अंदर जो भी कंटिन्यू एक कॉमन रिपीटिंग यूनिट्स होता है उसको मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट करने के लिए किसके अंदर, पॉलीमर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो एग्जैक्टली यूनिट यूज करते हैं वो है एन, और एन मतलब होता है उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। समझ में आ रहा है बच्चे लोग? ये आप लोगों का एक सिंपल इंफॉर्मेशन था। इसमें मोनोमर्स मतलब जो भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स में भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप थे और दूसरे भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे, अमाइड्स थे, वो हर एक फंक्शनल ग्रुप्स इसके
इसके अंदर हम लोग कंसीडर्स करेंगे। ओके, तो एक सिंपल आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल के साथ वही फंक्शनल ग्रुप का यूनिट्स बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो फोकस करना एग्जांपल्स के अंदर। फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो इथीन कितना है, 1 मोल्स है, अगर कुछ नहीं है तो 1 मोल, मतलब इथीन अभी एग्जैक्टली मोनोमर्स फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, मोनोमर्स फॉर्म। अब यही इथीन को एग्जैक्टली n से मल्टीप्लाई करना, मतलब ये इसका कोएफिशिएंट्स है। कोएफिशिएंट्स मतलब इसका नंबर। तो जब इसका मैं पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पॉलीमराइजेशन, तो बच्चे लोग क्या मिलेगा, जब भी मैं मोनोमर्स के n मोल्स का पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं, तो सिंपल चीज है कि एक यूनिट होगा वो पूरी एग्जैक्टली चेन के अंदर रिपीट होगा। पहले तो मैं यहां पे बता रहा हूं वो रिपीटिंग यूनिट, ये चेन के अंदर जो रिपीट हो रहा है वो यूनिट ऐसे कुछ होगा, CH2 CH2 यहाँ पे और इसके n मोल्स, मतलब ये जो यूनिट होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग यूनिट। और यही रिपीटिंग यूनिट्स का फिर से हम लोग एग्जैक्टली पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। तो बच्चे लोग इसका मतलब है ये जो n है वो इधर चला जाएगा, मतलब आप लोगों को मिलेगा तो यही सब कुछ, बट इसका n इधर चला जाएगा। मतलब बताना ये चाहते हैं कि ये वाला जो मोनोमर है वो मोनोमर का जो डबल बॉन्ड है वो पर्टिकुलर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके अंदर ये वाला जो यूनिट है वो रिपीट हो रहा है कितने टाइम तक, n। और n का मतलब तो मैंने आप लोगों को बताया था, जिसे हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, n मतलब आप लोग कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आप लोग यहाँ पे n का वैल्यू कितना ले रहे हो। अगर सपोज n इज इक्वल टू आप लोगों ने 10 लिया हुआ है, तो बच्चे लोग यहाँ पे भी 10 लिखना जरूरी है, और यहाँ पे भी क्या लिखना जरूरी है, 10। मतलब मैंने बताया कि ये वाला जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो स्टार्टिंग से एंड तक 10 टाइम तक रिपीट होगा, और रिपीट होगा इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। नंबर्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स जितनी टाइम रिपीट्स होते रहेंगे बच्चे लोग, उतना उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का नंबर भी इंक्रीज होता रहे। बट ये पर्टिकुलर n का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेबल है, पर्टिकुलर जो भी मोनोमर्स के साथ कोएफिशिएंट कनेक्टेड है, पर्टिकुलर n कनेक्टेड है, वही n का वैल्यू यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के अंदर देखने को मिलेगा। ये तो मैंने आप लोगों को पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन के अंदर एक ग्रुप था जिसका एल्कीन का एक एग्जांपल दिया, बट इसके अलावा आप लोगों को एक और छोटा सा एग्जांपल्स दे के बता रहा हूं, वो भी एक बार फोकस करना तो इजीली पता चलेगा कि एग्जैक्टली सेकंड नंबर। अब मैं ले रहा हूं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बता रहा हूं। इधर मैंने ओनली हाइड्रोकार्बन्स लिया था, अब फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या ले रहा हूं, तो बच्चे लोग ध्यान से देखना, NH2 CH2 इधर ले रहा हूं, सॉरी NH2, क्या ले रहा हूं, NH2। तो बच्चे लोग इसका जो नेम है वो नेम क्या होता है, पहले तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि इधर लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन 6 है, दोनों तरफ अमाइंस ग्रुप कनेक्टेड है, मतलब इसको टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखने जाए तो इसका जो नेम होता है हेक्सामिथाइलिन। इसका जो नेम है वो है हेक्सामिथाइलिन। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डाइअमाइन। ये वाला पर्टिकुलर इसका नेम हो गया। हेक्सा मतलब 6 दिख रहा है यहाँ पे, हेक्सा। CH2 को बोला हुआ है मिथाइलिन,
और दो NH2 ग्रुप कनेक्टेड है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, डायअमाइन्स। क्या बोलते हैं, डायअमाइन्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं, बच्चे लोग ध्यान से देखना, इसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं COOH डैश CH2 डैश COOH डैश CH2 4 टाइम कंटिन्यू हो रहा है, देन COOH। मतलब इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन कितना दिख रहा है बच्चे लोग, 6 कार्बन का। बट यहां पे आप लोगों को 1 और 4, 5 और 6, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं हेक्सा 1,5,1,6, सॉरी इसका दूसरा नेम हम लोग बोल सकते हैं हेक्सा 1,6-डाइओइक एसिड, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट इसका कॉमन नेम जो हम लोग ले सकते हैं उसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। याद रखना, एडिपिक एसिड का ये वाला फॉर्मूला है COOH डैश CH2 4 टाइम डैश COOH, जिसका ऊपर जो मैंने बताया हुआ है वो है IUPAC नेम, नीचे जो बताया हुआ है वो वाला उसका कॉमन नेम है, जिसको हम लोग बुलाते हैं एडिपिक एसिड के फॉर्म में। ठीक है बच्चों लोग, अब इसके भी मैं पर्टिकुलर, सॉरी यहाँ पे n मोल्स ले रहा हूं, और इसके भी पर्टिकुलर्स आगे मैं कितने मोल्स ले रहा हूं, n मोल्स। ये भी एक मोनोमर्स है और ये भी एक क्या है, यहां पे लिख रहा हूं, फोकस करना, मोनोमर्स है। दोनों मोनोमर्स को मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं, n। n मतलब पर्टिकुलर कंपाउंड्स के आगे जो कोएफिशिएंट्स होता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो वो वाला उसका कोएफिशिएंट है। अब दोनों का मैं मर्ज कर रहा हूं, ये एडिशन का सिंबल है, दोनों का नीचे मैं कर रहा हूं पॉलीमराइजेशन। ओके बच्चे लोग, पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं तो एक चीज फोकस करने जैसा है स्टूडेंट्स कि NH2, यहां से मैं NH2 को ऐसे लिख सकता हूं n मोल्स है, फिर n यहां पे लिख सकता हूं H, यहां पे लिख सकता हूं H, ये NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं n, इधर लिख सकता हूं H, इधर लिख सकता हूं H। मैंने खाली NH2 को स्ट्रक्चरल फॉर्म में यहां पे ड्रॉ करके लिख दिया। COOH, तो COOH को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिंपल, ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O और H। ये COOH को मैं ऐसे लिख सकता हूं, C डबल बॉन्ड O और H। इतना लिख दिया। खाली मैंने पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिक के फंक्शनल ग्रुप्स थे उसको मैंने खाली स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों। ओके, तो अब ध्यान से देखना, इधर से H निकलेगा और इधर से ये वाला OH, इधर से H निकलेगा, इधर से ये वाला OH। मतलब जब मैं ये दोनों फंक्शनल ग्रुप का पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं, ओके, तब इन दोनों के अंदर से n मोल्स ऑफ, इधर से n मोल्स ऑफ H निकलेंगे, इधर से भी n मोल्स ऑफ H निकलेंगे, इधर से n मोल्स ऑफ OH। मतलब रिलीज क्या होगा, n मोल्स ऑफ H2O। क्या रिलीज होगा, n मोल्स ऑफ H2O। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बचा क्या, तो सिंपल चीज है, डायरेक्ट बता रहा हूं कि ये वाला बॉन्ड तो चला गया, हाइड्रोजन तो चला गया, तो ये नाइट्रोजन का वैलेंसी अभी एक स्पेयर में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने डैश कर दिया। यहाँ पे लिखना क्या है, NH, देन कॉपी करके लिखना है CH2 4 टाइम। इधर से भी हाइड्रोजन चला गया तो इधर भी डैश होगा, बट ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा ये वाले फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O के साथ, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O डैश और इसके n मोल्स। मतलब यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूलाज मिल रही है, ये वाली फॉर्मूला, जिसको एग्जैक्टली जो बुलाते हैं उसको बोलते हैं नाइलॉन 66। क्यों मैंने नाइलॉन 66 बोला है, तो उसका भी आप लोगों को छोटा सा एक हिंट बता रहा हूं कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 6।
यहाँ पे नंबर्स ऑफ कार्बन्स कितने हैं 6, तो इसीलिए यहाँ पे जो पर्टिकुलर नंबरिंग लिखा हुआ है उसीलिए ये नायलॉन को हम लोग बुलाते हैं 6 नॉट 6, इसको बुलाते हैं नायलॉन 6। ध्यान से फोकस कर लेना। और नायलॉन 6 के अंदर एक और कंपाउंड जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा, ये वाले कंपाउंड को बोल सकते हैं पॉलीअमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोल सकते हैं? पॉलीअमाइड ग्रुप, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है CONH2 वाला, CONH2 मतलब अमाइड, मतलब नायलॉन 6 जो कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो कैटेगरी वाला एग्जैक्टली जो ग्रुप्स है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीअमाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं? पॉलीअमाइड ग्रुप। ये मैंने खुद से नहीं बोला हुआ है, यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स बताया हुआ है उसके अंदर वो ग्रुप रिपीट हो रहा है। कितने टाइम रिपीट हो रहा है? n टाइम। दैट्स व्हाई उसको मैं बोल सकता हूँ पॉलीअमाइड ग्रुप। फ्रेंड्स, आई थिंक सो यहाँ तक आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक बार रिवाइज करो वीडियो को और अपनी नोटपैड या बुक लेके उसके अंदर नोट किया करो, तो ये इजीली आपको पता चल जाएगा। बच्चे लोग, पता चल रहा है? अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मैंने एक वर्ड बताया डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो उसका भी एक सिंपल लॉजिक है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे इतने बॉक्स में बता रहा हूं, तो फोकस करना स्टूडेंट्स। ओके, अगर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन n का वैल्यू 25 से ज्यादा है और n का वैल्यू 25 से कम है, मतलब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसकी बात कर रहा हूं। अगर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में n का वैल्यू 25 से ज्यादा है बच्चे लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैवी पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं? हैवी पॉलीमर्स। और 25 से कम है n का वैल्यू, तो उसको बोलते हैं ओलिगोमर्स। क्या बोलते हैं? ओलिगोमर्स। n की वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी पॉलीमर्स की कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है। अगर n का वैल्यू 25 से ज्यादा रहेगा, मतलब ये जो n है उसका वैल्यू 25 से ज्यादा रहेगा बच्चे लोग, तो वो वाले पॉलीमर्स को हम लोग बुलाएंगे, वो वाले पॉलीमर्स कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते रहते हैं? हैवी पॉलीमर्स से। अगर 25 से कम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोमर्स। और ओलिगोमर्स होते हैं बच्चे लोग ये वाले, ये मोस्ट ऑफली आप लोगों को लिक्विड स्टेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। कौन से फॉर्म में देखने को मिलते हैं? लिक्विड स्टेट्स के अंदर। ओके, लिक्विड फॉर्म में। जस्ट इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं कि आप लोग इसका जनरली एग्जांपल में ले सकते हो। ये इसके बारे में आप लोगों को पता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फेविकॉल। फेविकॉल जो आता है वो पर्टिकुलर ओलिगोमर्स के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि उसका जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का नंबर है वो लेस देन 25 है, 25 से कम है। इसीलिए फेविकॉल जो होता है वो पर्टिकुलर लिक्विड स्टेट में होता है। किसके अंदर होता है? लिक्विड स्टेट के अंदर। और ओलिगोमर्स मतलब हैवी पॉलीमर, जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है। प्लास्टिक में बैकेलाइट्स, पैलेमाइट्स और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम लोग उसके अंदर ले सकते हैं। बट हैवी पॉलीमर्स जो जनरली आप लोगों को देखने को मिलता है वो स्टेट कौन सा रहेगा बच्चे लोग? सॉलिड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में देखने को मिल रहा है? सॉलिड फॉर्म में। इसीलिए यहाँ पे ये जो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बताया हुआ है बच्चे लोग, वो वाला आप लोगों का चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन पॉइंट है बच्चे लोग। ये आप लोगों का सिंपल पॉलीमर्स जो आप लोग कर रहे हो, पॉलीमर्स के अंदर का ये जो है वो इंट्रोडक्शन पॉइंट है। ओके, मैंने आप लोगों को पॉलीमर्स के बारे में यहाँ पे पर्टिकुलर एक इंट्रोडक्शंस दिया कि एग्जैक्टली पॉलीमर्स है तो क्या है। ओके बच्चे लोग, 1 मिनट है, आप लोग देख लो एक बार, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने एग्जैक्टली देखा है
कि पॉलीमर्स में मैंने जैसे बताया कि नॉर्मल हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शंस देखा है। क्या देखा हुआ है? इंट्रोडक्शंस। अब हम लोग एग्जैक्टली क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स। कि पॉलीमर्स जो होता है बच्चे लोग, उसका क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में किया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अब स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स। बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस करना वीडियोस के ऊपर और ध्यान से मैक्सिमम टाइम वीडियोस रिपीट करना, तो इजीली पता चल जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स को टोटल 5 टाइप्स में, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। मतलब पॉलीमर्स को टोटल 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है बच्चे लोग। तो हर एक का यहाँ पे पर्टिकुलर्स नेम बता रहा हूं कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन में पॉलीमर्स को कौन कौन सी कैटेगरीज के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द, पहला जो बता रहा हूं वो हो रहा है सोर्स के बिहाफ में। पहला जो पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन है बच्चे लोग, वो अब हम लोग कर रहे जा रहे हैं, वो किसके रिगार्डिंग हो रहा है? फर्स्ट पॉइंट सोर्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में जो क्लासिफिकेशन होता है बच्चे लोग पॉलीमर्स का, वो पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन में कितने टाइप से होता है? 5 टाइप से। बट उसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो जो है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स। कौन से हिसाब से होता है? सोर्स के हिसाब से। और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स के हिसाब से भी टोटल उसको क्लासिफाइड किया जाता है टोटल 3 कैटेगरीज में। टोटल कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है? 3 टाइप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स का 5 टाइप्स में एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन होता है, बट उसमें भी फर्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स। और वही सोर्स के भी कितने टाइप्स है बच्चे लोग? 3 टाइप्स है। और उसमें भी पहला जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। फर्स्ट टाइप जो है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। दूसरा नंबर का जो टाइप्स है उसे हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। और जो तीसरा टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं या मेन में या सिंथेटिक पॉलीमर्स। उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स। टोटल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स के हिसाब से टोटल पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल पॉलीमर्स, दूसरा नंबर है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, तीसरा नंबर है स्ट्रैंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। ऐसे टोटल सोर्स के हिसाब से पॉलीमर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जो कैटेगरीज के नेम मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताए हुए हैं। अब बच्चे लोग माइंड में सिंपल क्वेश्चंस तो होगा ही कि सर आपने जैसे बताया कि सोर्स के हिसाब से उसको 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो सिंपल सर आप ये भी बताओ कि व्हाट इज द नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंपल बच्चे लोग पता होगा कि आपके माइंड में ये डाउट जनरेट होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द नेचुरल पॉलीमर्स, what is the semi-synthetic polymers and what is the synthetic polymers। ओके बच्चे लोग, तो अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग लेके जा रहे हैं उसका नेम है नेचुरल पॉलीमर्स। जो टॉपिक करने जा रहे हैं अभी के लिए वो वाला जो है वो है नेचुरल पॉलीमर्स। बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से फोकस करना। नेचुरल, नेचुरल के ऊपर से पता चल रहा है कि ये वर्ड कहीं पे सुना हुआ है।
कि नेचुरल मतलब क्या होता है कि नेचर्स के अंदर से ऑब्टेन होता है। ओके, प्रेजेंस इन अ नेचर व्हिच पॉलीमर इन प्रेजेंट इन अ नेचर ऑब्टेन बाय व्हिच पॉलीमर, यहां पे लिख रहा हूं व्हिच पॉलीमर प्रेजेंट in nature and obtained by plants and animals, this polymer is known as, this polymers is known as नेचुरल पॉलीमर। बच्चे लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स। ये एग्जैक्ट की डेफिनेशन है। नेचर्स के अंदर हम लोग कहां से ऑब्टेन करते हैं ये वाले पॉलीमर्स को बच्चे लोग? तो ये वाला मैंने बॉक्स बताया हुआ है, ये इसका मेन पॉइंट है, जो बोलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। इसके अगर बच्चे लोग एग्जांपल्स ले, अगर हम लोग नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करें तो एग्जांपल्स में हम लोग ले सकते हैं, पहले प्रोटीन ले सकते हैं, दूसरा नंबर का हम लोग ले सकते हैं रेजिन, थर्ड नंबर का हम लोग ले सकते हैं सेल्यूलोज, फोर्थ नंबर का हम लोग ले सकते हैं न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये सब एग्जैक्टली। फिफ्थ हम लोग ले सकते हैं नेचुरल रबर। टोटल ये सब पर्टिकुलर्स जो मैंने बताए हुए हैं वो नेचुरल पॉलीमर्स हैं, जो नेचर के अंदर प्रेजेंस तो होते हैं बच्चे। क्या होता है नेचुरल के अंदर? न्यूक्लिक एसिड, सॉरी ये न्यूक्लिक एसिड है तो यहाँ पे अपने दिमाग में डाल देना न्यूक्लिक एसिड। और नेचर्स के अंदर प्रेजेंस तो होते हैं बट ऑब्टेन कहां से होते हैं? जनरली प्लांट्स एंड एनिमल्स में। दिस पॉलीमर इज नोन एज द नेचुरल पॉलीमर्स। तो चलो पता चला यहाँ पे ये वाला जो अपना पॉलीमर्स था वो सोर्स के हिसाब से क्लासिफाई किया गया था, और ये फर्स्ट नंबर का पॉलीमर था जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। दूसरे नंबर का यहाँ पे बता रहे हैं सेकेंड नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। कौन से पॉलीमर्स के बारे में बात कर रहे हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। बच्चे लोग ये अपना सेकेंड नंबर का टॉपिक है कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स किसे बोलते हैं। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होता है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेमी सिंथेटिक ऐसे हम लोग पहले पढ़ते थे कि सेमी मेटल्स क्या होता है, कि मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स का मिक्सचर, उसको क्या बोलते हैं? सेमी मेटल। तो सेमी सिंथेटिक का भी मतलब क्या होता है? नेचुरली एंड सिंथेटिकली, बस दोनों का क्या करने का मिक्सचर। समझ में आ रहा है कि पॉलीमर्स, ओके, व्हिच पॉलीमर्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, व्हिच पॉलीमर्स रिएक्ट विथ केमिकली, react with the chemically, okay, which polymers react with the chemically, and this polymers present in a nature, its polymers is known as semi-synthetic polymers। बच्चे लोग यहाँ पे बताना यही चाहता हूं कि पॉलीमर्स तो नेचुरली है, बट वही पॉलीमर्स को उठा के हम लोग उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं। केमिकली हटा के आप लोग लिख सकते हो केमिकल रिएक्शंस। क्या लिख सकते हो? केमिकल रिएक्शंस। Which polymers have the react with chemical reactions and this polymers presence in a nature, ये किसके अंदर होना जरूरी है?
नेचर, उसका जो एग्जैक्टली नेचर में पॉलीमर्स होना चाहिए, मतलब नेचुरली पॉलीमर्स है, वो पॉलीमर्स को उठा के उसके अंदर आप लोग केमिकल रिएक्शंस कर रहे हो, तब उसका जो नेचर हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और उसके अंदर से जो भी ऑक्टेन होगा, मेड होगा, वो पॉलीमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। बच्चे लोग ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक बार देखना, वीडियोस रिवाइज करना, पता चल जाएगा। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, तो अगर इसके मैं एग्जांपल्स बताऊं तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल्स क्या होंगे? तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट, ये वाला फर्स्ट नंबर का सेमी सिंथेटिक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरे नेम में रेयॉन। क्या बोल सकते हैं? रेयॉन। क्या बोल सकते हैं? रेयॉन। ध्यान से देखना। अब ये ऑक्टेन कैसे होता है, तो इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं। सेल्यूलोज के अंदर आप लोग ऐड करो एसिटिक एनहाइड्राइड, सेल्यूलोज के अंदर आप लोग एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कर रहे हो विद द प्रेजेंस ऑफ H+ मीडियम, एसिडिक मीडियम पे, तो उसके अंदर से आपको मिलेगा रेयॉन। रेयॉन मतलब उसको क्या बोल सकते हैं? सेल्यूलोज एसीटेट। ये आप लोगों का एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 1। दूसरा भी ले सकते हो, जस्ट टेम्पररी बता रहा हूं, वल्केनाइज्ड रबर, जिसमें नेचुरल रबर के अंदर आप लोग 5% सल्फर ऐड कर रहे हो, तो वो भी एक एग्जांपल आ सकता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं एग्जांपल्स ऑफ द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। बच्चे लोग पता चल रहा है क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? सिंपल है कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स के रिगार्डिंग, फर्स्ट टाइप है नेचुरल पॉलीमर्स, जो जनरली ऑब्टेन से होता है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर से। दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक, वो पॉलीमर्स जो प्रेजेंस तो होता ही है नेचर के अंदर, बट वही नेचर्स के अंदर से मैं उठा के उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस डाल रहा हूं या केमिकल रिएक्शंस कर रहा हूं, तो उसका मतलब है उसका नेचर नेचुरली भी आएगा, सिंथेटिक भी हो जाएगा, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जिसका मैंने एग्जांपल सेल्यूलोज एसीटेट, जिसको बुलाते हैं रेयॉन। कैसे जनरेट होता है? सेल्यूलोज के अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड डालो, केमिकल रिएक्शंस करो विद द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा सेल्यूलोज एसीटेट। ये रिएक्शन को एसिटाइलेशन भी बोल सकते हैं। ये रिएक्शन जब आप लोग कर रहे हो सेल्यूलोज का एसिटाइलेशन विद द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इन H+ मीडियम, एसिडिक मीडियम, तो आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन मिलेगी, जो पॉलीमर्स ऑब्टेन होगा, वो होगा सेल्यूलोज एसीटेट। एंड दूसरा एग्जांपल्स है वल्केनाइज्ड रबर। क्या बोल सकते हैं? वल्केनाइज्ड रबर। ये वाला एग्जैक्टली सेमी सिंथेटिक का एग्जांपल्स है बच्चे लोग। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये वाला जो था यहां तक जो मैंने बताया हुआ है, ये वाला एग्जैक्टली नेचुरल पॉलीमर्स था, नेचर पॉलीमर्स था। ये वाला है सेमी सिंथेटिक। और थर्ड नंबर यहाँ पे बता रहा हूँ, ये इरेज कर रहा हूँ, फोकस करना यहाँ पे। थर्ड वाला भी देख सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये थर्ड टाइप है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। बच्चे लोग बहुत इजी है ये वाला पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर्स का एक्चुअली मीनिंग ही क्या होता है कि सिंथेटिक पॉलीमर्स मतलब होता है पर्टिकुलर 100% मेन मेड, व्हिच पॉलीमर्स इज ऑब्टेन्ड बाय मैन। इस कौन ऑब्टेन करता है? व्हिच पॉलीमर्स is obtained by man. It's known as synthetic. Exactly, sorry. इसको हम लोग बोल सकते हैं synthetic polymers. इसका दूसरा में भी हम लोग बोल सकते हैं man-made polymers. Which polymers is obtained by the man? कहां से obtain हुआ है? man या synthetically, आप ये भी वर्ड लिख सकते हो। वो पॉलीमर्स को हम लोग बोल सकते हैं मैन मेड और
सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये सिंथेटिक पॉलीमर्स को भी एग्जैक्टली 3 क्लासिफिकेशंस उसके देखने को मिलते हैं आप लोगों को। एग्जैक्टली प्लास्टिक, पहला हम लोग ले सकते हैं प्लास्टिक, जो वर्ड आप लोगों ने सुना हो। प्लास्टिक में कौन कौन से प्लास्टिक आ सकते हैं? एक पीवीसी आ सकता है और एक पॉलीथीन। ये दोनों जो प्लास्टिक है वो एग्जाम्पल है सिंथेटिक पॉलीमर्स के। सिंथेटिक पॉलीमर्स में फर्स्ट एक छोटा सा पार्ट्स फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्लास्टिक। और प्लास्टिक में कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हैं? पीवीसी एंड पॉलीथीन, बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्लास्टिक। बट प्लास्टिक हैव टू कंसीडर इन अ व्हिच पॉलीमर्स? सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेकंड नंबर का हम लोग यहां पे ले सकते हैं फाइबर्स। क्या ले सकते हैं? फाइबर्स। और फाइबर्स में हम लोग क्या ले सकते हैं? टेरेलिन ले सकते हैं, ऑर्लोन ले सकते हैं, रेयॉन ले सकते हैं, टेरेलिन ले सकते हैं, सॉरी क्या ले सकते हैं? टेरेलिन। These are the examples of a fiber which are considered in a which polymers? Synthetic polymers. And last, rubber. And rubber के अंदर दो रबर्स आएंगे, गुना S और गुना N. These two are the examples of the rubber. Which rubber? Synthetic rubber. And synthetic rubber is considered in a which polymers? Synthetic polymers बच्चे लोग। इसीलिए first type classification of polymers. There are the 5 types of the classification of polymers, and classification polymers of the based on the first type is the source, and source are divided in the 3 types of polymers: natural polymers, synthetic polymers, and synthetic polymers. These polymers are the classified from this. देख लो बच्चे लोग, ये आप लोगों का फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स खत्म हो गया। एक बार आप अपने हिसाब से देख लीजिए बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये आप लोगों का फर्स्ट वाला जो है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स, खत्म हो गया बच्चे लोग। अब हम लोग जो सेकेंड नंबर का करने जाएंगे वो होगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। किसके हिसाब से हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करेंगे? स्ट्रक्चर के हिसाब से। ओके बच्चों, देख लो एक बार। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग सेकेंड नंबर का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सेकेंड नंबर जहां पे बता रहा हूं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। किसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी? स्ट्रक्चर्स के ऊपर। अब आगे जब मैंने बताया ये इस वीडियोस में कि क्लासिफिकेशंस ऑफ द पॉलीमर्स 5 टाइप्स के थे, उसमें मैंने जो फर्स्ट टाइप बताया था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्स। अब मैं सेकंड टाइप बता रहा हूं, सेकंड टाइप जिसका नेम है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। के सेकंड नंबर का क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ में हम लोग करेंगे? स्ट्रक्चर के बिहाफ में करेंगे। किसके बिहाफ में करेंगे स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चर्स के बिहाफ में करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड टाइप्स ऑफ द पॉलीमर्स का जो क्लासिफिकेशन है उसका, और वो क्लासिफिकेशन होता है स्ट्रक्चर्स के बिहाफ में। इसके भी स्ट्रक्चर्स के बिहाफ में टोटल 3 टाइप्स हैं। इसके भी टोटल स्ट्रक्चर्स के बिहाफ में कितने टाइप्स हैं? 3। एक जिसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर पॉलीमर्स, दूसरा नंबर है जिसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रांच पॉलीमर्स, और तीसरा नंबर है जिसे हम लोग बोल सकते हैं क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर्स जो होता है वो क्लासिफाइड किया जाता है 5 टाइप्स में। उसमें सेकंड टाइप्स है स्ट्रक्चर्स के बिहाफ में, और स्ट्रक्चर्स के बिहाफ में भी उसके 3 टाइप्स में उसको डिवाइड किया जाता है, जिसके नेम मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हुए हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर का जो नेम है
उसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर पॉलीमर्स। सेकेंड नंबर है उसको बोल सकते हैं ब्रांच। थर्ड नंबर है उसे हम लोग बोल सकते हैं क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स। ऐसे टोटल 3 कैटेगरीज में पर्टिकुलर एग्जैक्टली क्लासिफाइड्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ द स्ट्रक्चर के हिसाब से ये पॉलीमर्स को डिवाइड किया जाता है। आगे ही मैंने वीडियोस में बताया कि अभी भी माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर आपकी बात सही तो है बट एग्जैक्टली लीनियर पॉलीमर्स क्या होता है, ब्रांच पॉलीमर्स क्या होता है एंड क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स क्या होता है। तो बच्चे लोग अब हम लोग इसके बारे में इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलीमर्स क्या है, ब्रांच क्या है एंड क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स क्या है। तो बच्चे लोग पहले हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं वो पॉलीमर्स हम लोग करने जा रहे हैं, वो पॉलीमर्स है सॉरी जिसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर पॉलीमर्स। बच्चे लोग लीनियर पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, जनरली आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताओ, बहुत इजी है। ओके, ऐसे पॉलीमर्स जो जनरली स्ट्रेट चेन में कंटिन्यू रहते हैं। जो पॉलीमर्स का चेन आप लोगों को स्ट्रेट चेन मिल रहा है कंटिन्यू फॉर्म में, यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, एग्जैक्टली ये वाला चेन जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रेट चेन। क्या रहेगा, स्ट्रेट चेन। ये वाला जो आप लोगों का रहेगा वो रहेगा स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स को दूसरा क्या बुला सकते हैं, स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स। बिकॉज ऑफ द रीजन ये जो पॉलीमर्स है वो पॉलीमर्स कंटिन्यू स्ट्रेट फॉर्म में आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको ऐसा पता नहीं चल रहा है तो इसका मैं एग्जैक्टली यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म में हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर पॉलीमर्स। ये वाला है वो स्ट्रेट चेन में जा रहा है। और एक और चीज हम लोग यहाँ पे उसके नोट्स कर सकते हैं, देयर इज अ नो ब्रांच ऑफ दिस पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स में एक भी ब्रांच नहीं होती है, ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट के लीनियर पॉलीमर्स के अंदर के अगर हम लोग उसके एग्जांपल्स देखें तो लीनियर पॉलीमर्स में एग्जांपल आ सकता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये ले सकते हैं। दूसरा हम लोग ले सकते हैं पॉलीथीन। दिस इज एग्जांपल्स ऑफ अ लीनियर पॉलीमर्स। अभी भी एक बार फिर से रिवाइज करके बता देता हूं कि लीनियर पॉलीमर्स आप लोगों को स्ट्रेट ब्रांच में स्ट्रेट चेन में मिलेंगे। उसकी जो चेन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट चेन। और जितने भी स्ट्रेट चेन वाले पॉलीमर्स है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीनियर पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स का अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स देखें, ये वाला कंसेप्ट स्ट्रक्चर्स देखें तो वो स्ट्रक्चर्स ये आप लोगों को दिख रहा है, वो पर्टिकुलर आप लोगों को जो भी ब्रांच दिख रही है वो ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में दिख रही है। फिर उसके अंदर एक और पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, देयर इज अ नो ब्रांच ऑफ दिस पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स के अंदर एक भी ब्रांच नहीं होती है, सब्स्टिट्यूशन ब्रांच नहीं होती है। दिस इज अ linear polymers and the linear polymers example is polyvinyl chloride जिसे हम लोग बोल सकते हैं PVC and second number is a polythene। These two examples of a linear polymers। ये दोनों जो examples हैं वो किसके हैं, linear polymers के स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को ये वाला टॉपिक पता चल गया होगा। ये वाला अपना फर्स्ट जो polymers है उसे हम लोग बोल सकते हैं linear polymers बच्चे लोग। ओके, सेकेंड नंबर जिसका हम लोग बात करने जा रहे हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रांच पॉलीमर्स। कौन से पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं, ब्रांच पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चे लोग ब्रांच पॉलीमर्स में क्या देखने को मिलेगा, तो ये वाले पॉलीमर्स भी क्या होंगे, दिस पॉलीमर्स इज आल्सो अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स। But there is one branch
ब्रांच, वन ब्रांच तो नहीं बोल सकते, दैट इज अ ब्रांच, और देयर आर द ब्रांचेस आर एबल टू दिस polymers. This polymers is known as the branch polymers. इसके अंदर आप लोगों को ब्रांच देखने को मिलेगी। ये भी वन टाइप ऑफ स्ट्रेट पॉलीमर्स ही होते हैं, बट स्ट्रेट पॉलीमर्स में यहाँ पे स्ट्रेट पॉलीमर्स और इसके अंदर क्या डिफरेंट है? स्ट्रेट पॉलीमर्स के अंदर मैंने बताया कि नो ब्रांच, एक भी ब्रांच नहीं होती है, जबकि ब्रांच पॉलीमर्स के अंदर ब्रांच अवेलेबल होती है। यहाँ पे इसका पर्टिकुलर आप लोगों को स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करने का, बट यहां पे आपको क्या करने का, यहां पे ब्रांच, ये वाला जो है वो पर्टिकुलर्स क्या डिनोट करता है? ये ब्रांच। दैट्स व्हाई ये पॉलीमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीमर्स, सॉरी ब्रांच पॉलीमर्स, दैट इज माय मिस्टेक। ये वाला कौन सा पॉलीमर्स हो गया? ब्रांच पॉलीमर्स। There are the branch in this polymers. That's why it's called a branch polymers. And branch polymers के अगर हम लोग examples ले लें, तो examples क्या होंगे? branch polymers के examples. तो branch polymers के examples में हम लोग branch की बात कर सकते हैं, तो branch polymers के examples में क्या ले सकते हैं? रेयॉन्स ले सकते हैं, फिर उसके बाद ऑर्गोन ले सकते हैं, एक्सेट्रा। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द ब्रांच पॉलीमर्स। व्हिच पॉलीमर्स? ब्रांच पॉलीमर्स। और एक और चीज बता रहा हूं कि ये वाले जितने भी पॉलीमर्स होते हैं उसका जो एग्जैक्टली नेचर होता है वो होता है थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं। थर्मोप्लास्टिक, इसका जो नेचर वाइज जो कैटेगरीज होता है वो कौन सा नेचर वाइज होता है? थर्मोप्लास्टिक। और दूसरा, इसके अंदर जो पॉलीमर्स होता है वो पॉलीमर्स जो होते हैं वो होते हैं एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीमर, जिसको बोलते हैं एलडीपी पॉलीमर्स। मतलब उसको क्या बोल सकते हैं? लो डेंसिटी। इसका जो पॉलीमर्स का डेंसिटी पावर होता है वो क्या रहता है? लो। मतलब ये क्रॉस ब्रांच की कंपैरिजन में ब्रांच पॉलीमर का डेंसिटी, मतलब उसका जो प्लास्टिक होता है सपोज कि वो क्या रहता है? वीक रहता है, उसका जो डेंसिटी रहता है वो क्या रहता है? वीक। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका क्लासिफिकेशन एलडीपी में, लो डेंसिटी पॉलीमर्स में भी कर सकते हैं। ये पॉलीमर्स मतलब क्या हो गया आप लोगों का? ब्रांच पॉलीमर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि दोनों पॉलीमर्स में आप लोगों को पता चल गया होगा। अब थर्ड नंबर का जो बता रहा हूं वो वाला है एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्रॉस ब्रांच, क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स। फ्रेंड्स, तो एग्जैक्टली क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स क्या होता है? तो स्टूडेंट इसमें भी पर्टिकुलर स्टेट चेन होती है, बट इसमें सिंपल लॉजिक बता रहा हूं। जो फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, जो ब्रांच कनेक्टेड है, वो कौन से फॉर्म में होगा? बाई फंक्शनल ग्रुप्स में हो सकती है या ट्राई फंक्शनल ग्रुप में हो सकती है। Bifunctional group and the trifunctional groups are the connected in the straight polymers or the straight chain, and these groups are the connected in a which bond? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं बच्चे लोग? ये भी कंसेप्ट याद रखना। जो फंक्शनल ग्रुप्स के साथ ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैंने जो ऊपर लिखा वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। बट पहले आप लोग एक बार स्ट्रक्चर्स देख लो, देन यू हैव द नोन दिस व्हाट इज द क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स। This is the branch. Okay, क्रॉस ब्रांच होती है, एक दूसरे से क्रॉस होती है, बट वो क्रॉस किसके हिसाब से होती है कि उसके अंदर जब कंपलसरी बाई फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं या ट्राई फंक्शनल ग्रुप होते हैं। दैट्स व्हाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स।
अब बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मतलब एक जैसे दो ग्रुप्स, जैसे कि मैंने आगे के वीडियोस में, आगे ये वाले वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि नाइलॉन 66, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 2 NH2 ग्रुप्स थे। ओके स्टूडेंट्स, एडिपिक एसिड तो उसमें 2 COOH है, तो वो सब इसके अंदर कंसीडर होते हैं। वो वाले ग्रुप्स मतलब क्या हो गया, बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल। और इसके अंदर जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, वो कोवैलेंट बॉन्ड भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसीलिए इसका जो पर्टिकुलर एग्जैक्टली पावर है, स्ट्रेंथ है, वो इसके अंदर कंसीडर होती है HDP। HDP का मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीमर्स। ये किसके अंदर आता है, हाई डेंसिटी पॉलीमर्स के अंदर। और ये जो नेचर वाइज होता है, उसके अंदर इसका जो नेचर होता है वो होता है थर्मोसेटिंग। कौन सा नेचर होता है, थर्मोसेटिंग नेचर वाइज होता है। और ये जो कंसीडर्स होता है वो स्ट्रक्चर्स है इसका, और इसके एग्जांपल्स बता रहा हूं बच्चे लोग, तो एग्जांपल्स थोड़े यहाँ पे फोकस कर लेना। 2 ही एग्जांपल है, एक है बेकेलाइट और दूसरा है मेलेमाइन। There are the 2 examples of the cross branch polymers. कितने एग्जांपल्स है, 2। कौन कौन से है, बेकेलाइट्स एंड मेलेमाइन्स। ये आप लोगों का क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स हो गया। अब आप लोग खाली इतना देखोगे तो गारंटी मार के बोल रहा हूं कि नीट जेई और टेक्स्ट बुक में खाली आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। टेक्स्ट बुक्स के रिगार्डिंग जेडब्ल्यू नीट के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो मैंने यहाँ पे ये वीडियोस के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करवा दिया है। ओके, फिर से एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स के हिसाब से 1 ये सेकंड नंबर, और ये वाला पर्टिकुलर थर्ड। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइप्स में है, लिनियर, ब्रांच एंड क्रॉस। लिनियर मतलब स्ट्रेट चेन, नो ब्रांच, एग्जांपल पीवीसी एंड पॉलीथीन। ब्रांच के अंदर पर्टिकुलर एक ब्रांच होती है बहुत डिस्टेंस के ऊपर, ये बहुत डिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ पे अगर आपको डबल नहीं बताना है तो वो सिंगल फॉर्म में भी आप लोग ले सकते हो, ऐसे एक ब्रांच होती है अवेलेबल। नीचे एक बता दो, ऐसे ब्रांच होती है, ये सिंगल ब्रांच के फॉर्म में भी आप लोग उसको कंसीडर या कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, एग्जांपल में रेयन, ऑलोन ये ले सकते हो। ये जो नेचर वाइज कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसके अंदर जो प्लास्टिक वाली कैटेगरीज होगी वो थर्मो प्लास्टिक होगी, और ये पर्टिकुलर एलडीपी में जनरेट होगा, मतलब लो डेंसिटी पॉलीमर्स के अंदर ये कंसीडर्स होगा। ये जो होगा ब्रांच पॉलीमर होगा, ये है क्रॉस ब्रांच। तो इसकी कंपैरिजन में इसके अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप का एक ही ग्रुप होता है, इसके अंदर बाई और ट्राई फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो पर्टिकुलर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है, मतलब उसका पावर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए वो HDP में आता है। हाई डेंसिटी पॉलीमर वो LDP में आता है, लो डेंसिटी पॉलीमर। इसके अंदर थर्मोसेटिंग के हिसाब से प्लास्टिक में नेचर्स चेंज होते रहते हैं, उसके अंदर थर्मोप्लास्टिक के हिसाब से, मतलब ये जो ब्रांच हुई वो स्ट्रॉन्गेस्ट हुई, और इसके एग्जांपल बेकेलाइट्स एंड मेलेमाइन्स हो सकते हैं। एंड ये वाला उसका क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर। ये जो पॉलीमर्स हो गया वो आप लोगों का 3rd नंबर का, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रांच पॉलीमर्स। ये आप लोगों का क्लासिफिकेशन 2 नंबर का हो गया। अब 3rd नंबर का क्लासिफिकेशन भी हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द which of the classification based on the what, तो वो अब हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। एक बार आप लोग बच्चे लोग देख लो कि एग्जैक्टली क्या है वो 3rd पोर्शंस अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। आज के लिए अब हम लोग यहाँ पे ही ये वीडियोस को ख़त्म कर रहे हैं। ओके, टोटल 5 टाइप्स है। ओके, मैंने ये वीडियोस के अंदर 1st एंड 2nd टाइप्स बता दिया हुआ है, बाकी के 3 टाइप्स है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।